बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 60 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी एक मुजरिम बुत की तरह ताऊ शाम के रूबरू साकत खड़ी थी। लालटेन की रोशनी में इसका साया कच्ची दीवार पर लहर रहा था। ताऊ शाम इसे शोला बार निगाहों से घूरता रहा था और फुनकारता रहा था। कोई शय उसे इज़ारे गज़ब से रोक रही थी, कोई नादीदा रुकावट थी जो शानी को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वो मगलूबुल गज़ब होकर उठा। उसने शानी को बालों से पकड़ा और घुमाकर फर्श पर दे मारा। शानी पुश्त के बल गिरी थी। ताऊ शाम ने बेदरीग अपना पाँव शानी की गर्दन पर रख दिया। शानी का मुंह खुल गया। इसे लगा अभी इसका दम रुक जाएगा या गर्दन टूट जाएगी। इसने अपनी गर्दन पर से दबाव कम करने के लिए इज़्तिरारी हरकत के तहत ताऊ का पाँव पकड़ लिया ताकि गर्दन पर पाँव का कम से कम दबाव पड़े। उसकी फुनकार शानी के कानों में गूंजी, इरशादे की लाडो बेटी, मैं तेरी अयाती कीड़े मकोड़ों से बदतर बना दूंगा। शानी की तरफ वो थूकता आतिशी गोले की तरह कमरे से बाहर निकल गया। अगले रोज शानी ने खुद को हवेली के दूसरे हिस्से में पाया। हवेली के इस हिस्से में लाने से पहले शानी को नौकरानियों वाले बोसीदा कपड़े पहना दिए गए। सब नौकरानियों का लिबास एक जैसा था, सफ़ेद कुर्ते, कारी धारियों वाली धोती। कई नौकरानियां शानी को धकेलती हुई उस चार दीवारी में ले आईं। शानी का अपना लिबास भी सफ़ेद कुर्ते, स्याह धोती पर मुश्तमिल था। दुपट्टा निदार था। यहाँ का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। शानी को लगा जैसे वो किसी और घर में आ गई है। शानी को एक खुला सीन दिखाई दिया। यहाँ एक तरफ अस्तबल और ढोर डंगरों के लिए जगह बनाई गई थी। सीन के चारों तरफ 8-10 देहाती तर्ज के कमरे थे। एक चौबारा भी था जिस पर जाने के लिए कच्ची सीढ़ियां तय करना पड़ती थी। हवेली के इस हिस्से को खूब अच्छी तरह लीपा पोता गया था और नक्शो नगार बनाए गए थे। यहाँ शानी को डीजल से चलने वाला एक छोटा सा जनरेटर भी नजर आया। बैरूनी चार दीवारी 10-12 फुट ऊंची थी और उसके ऊपर शराब की टूटी हुई बोतलों के बहुत बड़े टुकड़े लगे गए थे। यहाँ टेलीविज़न, VCR और फ्रिज वगैरह की सहूलत भी मौजूद थी। हवेली के इस हिस्से का मालिक और करता धरता ताऊ शाम का वही 15-16 साल बेटा था जिसका जिक्र चंद रोज पहले डोले ने किया था। डोले ने बताया कि यहाँ वो अपनी कम उम्र बीवी के साथ रहता है। ताम इस चार दीवारी में आने के 10-12 घंटे बाद भी ताऊ शाम का बेटा या बहू नजर नहीं आए। या बस चंद शोख चशम नौकरानियां थी जो आपस में अटखेलियां करती हुई दिखाई दे रही थी। वो सारी तकरीबन नौजवान ही थी। एक दो के सिवा सब के लिबास काली धोती और सफ़ेद कुर्ते पर मुश्तमिल थे। वो शानी को बड़ी तदीह अमेज़ नज़रों से देख रही थी और इसके पास आने से कतरा रही थी। उनमें से 2 कमरों की जाड़ पूंछ में मसरूफ थी। शानी कुछ देर तक कटी पतंग की तरह इधर उधर फिरती रही, फिर उनके पास जा बैठी जो सब्जी बना रही थी। वो मुंह फेर कर अपने काम में मसरूफ रही। शानी की मौजूदगी उन्हें नागवार गुजर रही थी। इतने में एक बड़ी उम्र की मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। उसने शानी को यूं बैठे देखकर लड़कियों से कहा, नी बल्कीस, इसको भी किसी काम पर लगाओ ना। बल्कीस ने नापसंदीदगी के अंदाज में सर को झटका लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। औरत उनके पास बैठ गई और समझाने वाले अंदाज में बोली, नी अब ये पाक साफ हो गई है, ऐसा ना होता तो मालिक इसे इधर भेजते ही क्यों। हजरत साहब के हुक्म से 5-6 सेर रत खून तो निकल गई होगी इसके पिंडे से, सारा गंद बैल भी साथ निकल गया होगा। अब घबराने की बात नहीं है, लगाओ इसको काम पर। चल भाई लग जा काम पर। एक लड़की ने सब्जी वाली छुरी शानी की तरफ फेंकते हुए कहा। लहजे में नागवारी थी। शानी ने अभी छुरी की तरफ हाथ बढ़ाया नहीं था कि लंबी तड़ंगी नौकरानी रशीदा और चीदो अंदर दाखिल हुई। ये वही औरत थी जिसने जाला के साथ मिलकर शानी को पीटा था और कपड़े उतारने की भी कोशिश की थी। नौकरानी होने के बावजूद उसके गले में सोने का छोटा सा लाकट था। वो शानी को देखकर फुनकारी और लड़कियों से मुखातिब होकर बोली, हाय हाय, इसको किस काम पर लगा रही हो। बल्कीस बोली, हम कहाँ लगा रहे हैं मासी, आपा कलसूम लगा रही है। रशीदा उर्फ चीदो ने गुस्से से सारी लाया, नहीं नहीं, मालिक ने कहा इसे वहां रखना है, माल डंगर की तरफ। फिर वो शानी से मुखातिब होकर बोली, चल उठनी, मैं तुझे तेरा काम बताऊं। वो शानी को लेकर बैंसों और घोड़ों की तरफ आ गई। 5-6 सेहतमंद बैंसे और 2 गायें, 3 देसी छतरे और 4 घोड़े, ये सारे जानवर शानी की जिम्मेदारी ठहरी। चीदों ने उसे समझाया इनकी सफाई रखनी है, नहलाना और धुलाना भी है, चारा दाना बिल्कुल वक्त पर देना है। मालिक भुलक्कड़ नौकरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मार मार कर खाल उतार देता है। तब उसने एक ताज़ा घोड़ी की तरफ इशारा किया, ये छोटे मालिक की घोड़ी है, इसका खास ख्याल रखना है। शानी को उसके फराइज बताने के बाद चीदो दूसरी लड़कियों की तरफ चली गई। वह गोबर पेशाब की बू के दरमियान खड़ी शानी खालात की सितम शरीफी पर गौर कर रही थी और हैरान थी। कुछ अर्सा पहले वो रंग वाली की छोटी चौतरानी थी, अपने बाबुल के आंगन में शहजादियों की सी शान से रहती थी। आज वो नौकरों से भी बदतर हालत में यहाँ खड़ी थी। इसे अदना मजदूरों की तरह काम करना था और बात सिर्फ कैदे बामुशक्कत की ही नहीं थी, या इसकी इज्जत और नामूस और जिंदगी पर भी हर वक्त खतरों की तलवार लटक रही थी। इसे यहाँ छोटे मालिक की नौकरानी बनाया गया और वो यहाँ की नौकरानियों के रंग ढंग अच्छी तरह देख रही थी। मुन्ना शानी से दूर हो चुका था।
उसकी आवाज़ शानी ने कई दिनों से नहीं सुनी थी। उसके लिए शानी के दिल में हर वक्त सहमी हुई दुआएं निकलती रहती थी। शानी का दिल गवाही दे रहा था कि मुन्ना यहाँ मौजूद नहीं है। यकीनन ताऊ शाम ये खतरा मोल नहीं ले सकता था कि मुन्ने के अगवा के इल्ज़ाम इसके सर आ जाए। ऐसे में चौधरियों के खानदान के अंदर ही बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो सकता था। गालिब इम्कान यही था कि मुन्ना चौधरी बशीर के पास वापस पहुंच चुका है। ताहम इस बारे में शानी कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकती थी। बाकी रहा रुस्तम, तो रुस्तम इस चार दीवारी में मौजूद था। शानी ने उसे जिस हालत में देखा उसके बाद उसमें कुछ और देखने का हौसला नहीं रहा था। इसका दिल तो पहले ही जख्मों से चूर था, अब वो सरतापा जख्म बन गई थी। उठते बैठते इसके मुंह से दर्द में डूबी हुई खाई निकल जाती थी। किसी वक्त वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में सोचने लगती। वो सोचती कि जो कुछ हो रहा था इससे बढ़कर अब और क्या होगा। वो इस तरह तड़पे कि इस पिंजरे की सारी तितलियां बिखर जाएं, इसका मुहासरा करने वाली सारी दीवारों के चीथड़े उड़ जाएं। वो कुछ ऐसा करे कि जिसके बाद बेमौत मरने का गम दिल में बाकी ना रहे। वो अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां इसके पास खोने के लिए बहुत कम था। वो क्या कर सकती थी, क्या कर सकती थी? वो सोचने लगी, क्या वो किसी तरह रुस्तम तक पहुंच सकती थी? उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकती है? उसके टूटे हुए हौसले की किरचियां जमा कर सकती है? या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपने तौर पर इस चार दीवारी से निकलने में कामयाब हो जाए। यहाँ से निकलकर वो किसी तरह पिंडी पहुंच जाए। वाशीरी जावर रुस्तम के दीगर चार निसार साथियों को बताए कि उनका दोस्त कहाँ और किस हाल में है। वो देख रही थी कि इस चार दीवारी में भी पहरेदारी और निगरानी के काफ़ी इंतजामात हैं, लेकिन ये इंतजामात इतने सख्त और मुकम्मल नहीं थे जितने कोठी और एनेक्सी वगैरह में मौजूद थे। यहाँ से निकलना दुश्वार और जानलेवा ज़रूर हो सकता था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। फिर पीर बाबा की जादुई आवाज़ उसके तसव्वुर में गूंजने लगी। उन्होंने कहा था, मेरा बच्चा, यह दुनिया असबाब की दुनिया है। अनहोनियाँ भी लोगों के लिए ज़ाहिर होती हैं जो अनहोनियों के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरा बच्चा, बदतरीन हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी, हौसला छोटा नहीं करना, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने वालों को रास्ते मिलते रहते हैं। शानी को लगा जैसे इस तूफानी रात में रग के अंदर मिलने वाले पीर बाबा इसके आसपास ही कहीं मौजूद हैं। इसे देख रहे हैं, इसका हौसला बढ़ा रहे हैं। कई दिनों या शायद कई महीनों के बाद एक अजीब तरह के इत्मीनान शानी के सीने में उतरने लगा। इसे लगा जैसे हालात बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, और वो जो कुछ भी होगा कम से कम इससे तो बेहतर होगा जो इसके इर्द गिर्द मौजूद है। वो सोचती रही, ख्यालात जहन में उभरते और मिटते रहे। एक तूफान सा होले होले इसके दिल पर दस्तक देता रहा। कोई इसके कान में सरगोशी करता रहा, कुछ होने वाला है। इस चार दीवारी के करता दरता छोटे मालिक से शानी की मुलाकात अगले रोज रात को हुई। वो इसे देखकर हैरान हुई। डोले के बयान के ऐन मुताबिक उसकी उम्र बमुश्किल 15-16 साल होगी। जिस्म भी दुबला पतला सा था। उसने चमकीले कपड़े का धोती कुर्ता पहन रखा था। कुर्ते पर सतरंगी वास्कट थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और दूर ही से उनमें नशा तैरता हुआ महसूस होता था। अपने मुबैना बात ताऊ शाम की तरह उसका चेहरा भी करख्त और हुसीला था। उसके साथ उसकी कम उम्र बेबी थी। शानी के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 17-18 साल रही होगी, यानी कम उम्र होने के बावजूद वो शोहर से बड़ी थी। हैरान कुन तौर पर वो चुस्त पतलून और स्वेटर में थी। उसने बाल शहरी लड़कियों की तरह तराशे हुए थे। मेकअप के जरिए उसने खुद को फिल्मी हीरोइन की तरह सजा रखा था। शानी तबस्सबल से सेहन की तरफ आ रही थी। ताऊ का बेटा इसे देखकर रुक गया। कौन हो तुम? उसने नशीले लड़खड़ाने लहजे में शानी से पूछा। इससे पहले कि शानी जवाब देती, हट्टी कट्टी चीदो तेजी से करीब आई। छोटे मालिक, ये तुम्हारी नई नौकरानी है, चीदो ने मानी खेज लहजे में कहा। छोटे मालिक की मुबैना बीवी बुरा सा मुंह बनाती हुई चौबारे की तरफ चली गई। चरस के नशे में डूबे छोटे मालिक ने शानी को सरतापा घूरा। अच्छा, जिसकी बात अब्बे ने बताई थी, हाँ जी, अब बिल्कुल पाक हो गई है। हजरत जी ने पूरे 15 दिन अमल कर दिया था इस पर। जोंके लगती रही हैं इसको, सारा गंदा खून निकल गया इसका। ठीक है, देख लेंगे, छोटे मालिक ने मुबम अंदाज में कहा और अपनी रंग बरंगी बीवी के पीछे चुबारे में चला गया। अगले 3-4 दिन में इस चार दीवारी के कई ढके छुपे गोशे शानी के सामने बेनकाब हुए। इसे पता चला कि छोटा मालिक एक नौउम्र शैतान की तरह है। जिसे उसकी बीवी कहा जा रहा है वो उसकी बीवी नहीं, रकेल है। इस रकेल का इंतजाम ताऊ शाम ने अपने नौउम्र बेटे के लिए बड़े शौक से किया था। बाजार हुसैन की इस तवाइफ ज़ादी की नात उतरवाई में उसकी माँ को 50,000 रुपए अदा किए गए थे और उसे कई महीनों के लिए पाबंद किया गया। और बात सिर्फ इस तवाइफ ज़ादी ही की नहीं थी। ताऊ के नशीले बेटे के लिए यहाँ की हर लड़की तरन वाला थी। वो इस चार दीवारी का राजा इंदर था और यहाँ की औरतें उसकी खादमाएं थी। वह नशे में दूध किसी सांड की तरह यहाँ चकराता था। कोई भी जवान नौकरानी किसी भी वक्त और किसी भी जगह उसकी दस्तदराजी का शिकार हो सकती थी। शानी यहाँ के तौर एतवार देख कर दंग रह गई। एक दिन उसने चौबारे की सीढ़ियों पर छोटे बाले की बाहों में एक लड़की को देखा।
उसी शाम उसने देखा कि बावर्ची खाने में बहुत सा दूध उबल गया है और दूध उबालने वाली बल्कीस छोटे मालिक के साथ कमरे में घुसी हुई है। वो छोटा मालिक इफरीत की तरह था। उसके ऊँटों के साथ हर वक्त पक्का सिगरेट लगा रहता था और बड़ी बड़ी आंखें अंगारों की तरह लाल रहती थी। इतनी छोटी सी उम्र में वो ऐसे गुल खिला रहा था कि अकल हैरान रह जाती। कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। मुलाजमाओं की आपस की झिझक भी खत्म हो चुकी थी, बल्कि शायद वो भी इस रंग में रंग गई थी। वो आपस में फहश गोइयां करती थी और एक दूसरे के साथ होने वाले सलूक को दिलचस्पी के साथ बयान करती थी। बाप कितना भी गुमराह और आवारा मिजाज हो, अपनी नौउम्र औलाद के लिए इस किस्म का मिजाज पसंद नहीं करता, लेकिन ताऊ शाम ऐसा कर रहा था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? शानी की देर में रह रहकर ये सवाल बीख की तरह गड़ जाता था। शानी को जो कमरा दिया गया उसके साथ वाले कमरे में एक लड़की बीमार थी। उसकी 1.5 उम्र माँ रात दिन उसकी तीमारदारी में मसरूफ रहती थी। ये चौथे या 5वें दिन की बात है। एक नौकरानी अमीदा के साथ मिलकर शानी ने भैंसों को चारा और घोड़ों को रातब बना कर दिया। उसके बाद इन दोनों को छतरों बेड वाले कमरे की सफाई करना थी, लेकिन वो दोनों ही थक कर चूर हो चुकी थी, इसलिए ये काम कल सुबह पर छोड़ दिया। शानी अपने कमरे में वापस आई तो साथ वाले कमरे में मरीजा लड़की की हालत अबतर महसूस हुई। वो बार बार खाए में बरी की तकरार कर रही थी। ना चाहते हुए भी शानी उनके कमरे में चली गई। ये बामुश्किल 18-20 साल लड़की थी। 8-10 रोज पहले तक ये हामला थी, फिर इसका अबार्शन हुआ। अबार्शन के बाद ये शदीद बीमार हो गई थी। लड़की का नाम सफिया था। शानी ने सफिया की माँ से सफिया किशोर के बारे में पूछा। जो जवाबी से मिला उसके खदशे के ऐन मुताबिक था। 1.5 उम्र औरत ने दर्दनाक लहजे में कहा, यहाँ सबका एक ही खसम है कुड़िए। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सोचकर खुली छुट्टी दी हुई है प्यो पुत्र को। मेरी मलूक धी का कुछ नहीं छोड़ा इस मुंडे ने। औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। शानी जान गई कि गुनाह छुपाने के लिए लड़की का हमल जाया कर दिया गया है, जिसके सबब इसकी जान के लाले पड़ गए हैं। शानी ने पूछा, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया तुमने? औरत सहमी आवाज में बोली, डॉक्टर को कहाँ दिखाने देते हैं मालिक, एक हजरत साहब है, उनके तावीज़ों के आसरे पर ही बैठे रहते हैं। कुदरत का सेहतमंद चेहरा शानी की निगाहों में घूम गया। शानी ने दाएं बाएं देखकर मजीद धीमे लहजे में पूछा, यहाँ कोई लेडी डॉक्टर या डॉक्टर नहीं है? वो आंसू पूछते हुए बोली, डॉक्टर का क्या पूछती हो? एक डॉक्टर नहीं है पिंड में, पर अब तो वो भी नहीं है। पता नहीं कि मर गई है या भाग गई। बड़ा बुरा हुआ है उस बेचारी के साथ और मेरी धी की वजह से हुआ है। क्या मतलब? डॉक्टर ज़ेबुन्निसा ने पिछले हफ्ते ही कह दिया था कि अनाड़ी दाई ने सारा काम खराब कर दिया है। ये अब तवीज़ गंडों वाला काम नहीं है। कुड़ी को फौरन गुजरांवाला या लाहौर ले जाओ। बस इसी बात पर मालिकों का डॉक्टरनी और उसके खावन से झगड़ा हो गया। बड़े मालिक के भाई ने मियाँ बीवी को गालियां दी और उनको थप्पड़ मारे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो कहाँ गए। शानी की निगाहों में चंद दिन पहले का वो होलनाक मंजिर घूम गया। हवेली के दूसरे हिस्से में शानी और डोले ने नौजवान डॉक्टर और उसकी साथी को चौधरियों के हाथों में बुरी तरह जलील होते देखा था। शानी के दिल ने गवाही दी कि 1.5 उम्र औरत जिस डॉक्टर मियाँ बीवी का जिक्र कर रही है ये वही है। वो सन्नाटे की सी कैफियत में इस वाक़े के बारे में सोचने लगी। इसी दौरान में चीदों की आवाज़ सुनाई दी। वो नौकरानियों के साथ डांट डपट कर रही थी। उसकी झिड़कियों से बचने के लिए शानी जल्दी से सफिया के कमरे से निकली और अपने ठिकाने पर आ गई। चीदों किसी करख्त मिजाज सुपरिंटेंडेंट की तरह मुख्तलिफ कमरों में चकरा रही थी। वो हर चीज़ को उकाबी नजरों से देखती और हर तब्दीली को नोट करती थी। शानी ने लालटेन की लो मदम की और घुटनों तक लिहाफ लेकर लेट गई। अचानक एक कर्मनाक चीख ने इसे झुंझोड़ कर रख दिया। आंग इतना दिलदोज और आसाब शिकन था कि कुर्बो जवार की शह जैसे सख्ते किसी कैफियत में रह गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और नंगे पांव दरवाजे की तरफ भागी। इसने साथ वाले कमरे में पहुंचकर देखा सफिया की मां दिलदोज अंदाज में चिल्ला रही थी और सफिया को कंधों से पकड़कर झुंझोड़ रही थी। सफिया की हालत ठीक नजर नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल जर्द थी और खींचकर सांस ले रही थी। इसी दौरान में कुदरतुल्लाह की मुरीदनी फजीलत 2 नौकरानियों के साथ तेजी से अंदर आई। उसे सफिया की वालदा को खींचकर कमरे से निकाला और उसे नौकरानियों के सुपुर्द करने के बाद खुद सफिया की हालत संभालने में लग गई। उसने खास प्याले में से पानी लेकर सफिया के चेहरे पर छींटे दिए, फिर एक काले कपड़े से उसकी हथेलियों की मालिश करने लगी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। एक नौकरानी ने सफिया की वालदा को तसल्ली देते हुए कहा, हौसला करो मासी, कुछ नहीं होगा। पहले भी तो 2-3 बार दौरा पड़ा है सफ़ों को, अल्लाह से खैर मांग, वो भी ठीक हो जाएगी। हाय मेरी दी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? या अल्लाह मेरी सफ़ों को कुछ ना हो, इसके बदले तू मेरी जान ले ले। 1.5 उम्र औरत ने रोते हुए हाथ मलते हुए कहा। फिर उसने कहीं से एक जाए नमाज ढूंढी और उसे बिछाकर सजदे में गिर पड़ी। 2-3 मिनट बाद मुरीदनी फजीलत ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और घबराए हुए अंदाज में नौकरानी बिल्किस को भी अंदर बुला लिया। बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा था कुछ पता नहीं था। फजा में एक सनसनी सी तैर रही थी। कई मुलाजमाएं बरामदे में और सेन में दम बखूद खड़ी थी। कुछ डरी डरी सरगोशियां कर रही थी। इसी असना में नौकरानी बिल्किस उड़ी उड़ी रंगत के साथ कमरे से निकली और हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ी।
शायद वो किसी को बुलाने गई थी। सफिया की वालदा ने एक बार फिर कमरे में जाना चाहा, मगर मुरीदनी फजीलत ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। अधेड़ उम्र औरत के रोने के बावजूद उसने दरवाज़ा नहीं खोला। चंद मिनट बाद कुदरत का बारिश मुरीद मजीद तेज कदमों के साथ कमरे की तरफ आता दिखाई दिया। बिल्किस उसके साथ कभी भागती कभी चलती हुई आ रही थी। मुरीद की आवाज़ देने पर फजीलत ने अंदर से दरवाज़ा खोला और उसे अंदर ले गई। मुरीद ज्यादा देर वहां नहीं रुका, 1-2 मिनट ही में बाहर निकल आया। उसका चेहरा लटका हुआ था। अधेड़ उम्र औरत और शानी तेजी से अंदर दाखिल हुई। सफिया फौत हो चुकी थी। उसका नोखेज चेहरा लट्ठे की तरह सफेद था, आंखें अध खुली थी। ये खूबसूरत आंखें जैसी इस पहेली पर गौर करते करते बेनूर हो गई थी कि आगाज शब के इन पहले पहले दिनों में इसे क्या कसूर हो गया था कि इसे मौत की सजा दे दी गई। अभी तो इसके हाथों पर मेहंदी नहीं रची थी, अभी तो इसकी सखियों ने सुहाग के गीत नहीं गाए थे, अभी तो इसने कुछ देखा ही नहीं था जिंदगी में। सफिया की वालदा बिछाड़े खा खा कर गिरने लगी। दूसरी औरतें उसे संभालने की कोशिश करने लगी। हवेली के इस हिस्से में कोराम बच गया। शानी की आंखों से भी आंसू के दारे बह निकले। इसे भाभों की मौत याद आ गई। दुखियारी माँ 14 साला बेटी के रुखसार चूमती चली गई। वो उसके हाथों और पांव पर बोसे देने लगी, उससे लिपटने और झुंझोड़ने लगी। औरतें इस रोती पीटती औरत को खैच तान कर बाहर ले गई। वो देर तक दाढ़े मार मार कर रोती रही, फिर वावेला करने लगी। हाय हजरत जी, तुम कहाँ गए हो? तुम तो कहते थे अगली जुमेरात को वो अपने पांव पर चलकर अपने पिंड जाएगी। देखो हजरत जी, देखो वो अपने पांव पर चलकर नहीं जा रही, वो दूसरों के कंधों पर जा रही है। अब कहाँ चले गए हो तुम? अब मेरी सुनते क्यों नहीं हो? एक औरत ने सख्ती से सफिया की माँ के मुंह पर हाथ रख दिया। ना बरकते, ऐसी बातें नहीं करती, ऐसी बातों का वबाल पड़ता है। जो अल्लाह की मर्जी थी वो हो गया, अल्लाह के कामों में किसी को दखल तो है नहीं ना। वो मुसलसल बका करती रही। औरतें उसे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश में मसरूफ रही। शानी के सीने में अंगारे से दहक रहे थे। वो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ समझ रही थी। या वही कुछ होता था जो शायद पुराने जमाने के जालिमों जाबर हुक्मरानों के दरबार में होता था। ये लोग मखलूक खुदा को बदतरीन रीतों से गुजारते थे और रोने भी नहीं देते थे। 1.5-2 घंटे बाद हवेली से बाहर शोर गुल सुनाई दिया। बहुत से लोग एक साथ बोल रहे थे। उनमें से एक आवाज ज्यादा बुलंद और तलख थी। यह कोई जवान साला शख्स था जो ताऊ शाम के कारिंदों से तेज लहजे में बात कर रहा था। इतने बेरहम ना बढ़ो, तुमने भी खुदा को जान देनी है, तुमने भी एक दिन कब्र में उतरना है। उड़ते उड़ते से जुमले शानी के कानों में पड़े। फिर शोरगुल तेज हो गया। कई अफराद ने नारे जनी जैसा अंदाज इख्तियार कर लिया। यूं लगा जैसे एक छोटा सा जुलूस है जो किसी मसले पर ऐवानी इक़्तिदार के सामने सरापा एहतजाज है। ताम ये सिलसिला ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सका। कुछ कड़कती बरसती आवाजें आई और शोरो गुल की सदा पस सोते होते मालूम होगी। बस एक ही जवान साल शख्स था जो अब भी गाए बगाए नहाए तलख आवाज में बोलता था। 15-20 मिनट बाद शानी की साथी मुलाजमा हमीदा बाहर से आई। शानी ने उससे पूछा, बाहर कैसा शोर था हमीदा? वो अर्ज़दा लहजे में बोली, सफ़ो के रिश्तेदार थे, उसकी मैयत अपने गांव शामेवाल ले जाना चाहते थे। वड्डे मालिक जी ताऊ शाम ने मना कर दिया है। उनका कहना है कि सफ़ो को यहीं दफना दिया जाएगा। एक बंदा बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा था। वो कौन था? इस बेचारी का चाचा है, रो रो कर उसका बुरा हाल है, उसको बड़ी मुश्किल से ले गए हैं चौधरी साहब के बंदे। सफ़ो के रिश्तेदार आए कहाँ से हैं? शानी ने पूछा। ये कम्बुआ बरादरी है। इस बरादरी के बहुत से लोग यहाँ पास ये गांव शामेवाल में रहते हैं। इसके अलावा आसपास के पिंडों में भी ये लोग मौजूद हैं। ताऊ शाम मैयत को यहाँ से भेज क्यों नहीं रहा? हमीदा ने डरे डरे अंदाज में दाएं बाएं देखा और सरगोशी के लहजे में बोली, शायद चौधरियों को डर है कि शोर शराबा शुरू ना हो जाए। पिछली सर्दियों में कम्बुओं की एक औरत छोटे मालिक की जीप के नीचे आकर मर गई। ये लोग उसकी लाश उठाकर गुजरांवाला ले गए थे और सड़क बंद कर दी थी। शायद बड़े मालिक को डर है कि अब भी कोई ऐसा मसला ना हो जाए। छोटे मालिक का खिताब यहाँ इसी 15-16 साल लड़के के लिए इस्तेमाल होता था जो यहाँ राजा इंदर बन के रह रहा था। 1 साल पहले वो यकीनन और भी कम उम्र होगा। वो चर्च के नशे में भी रहता था। गालबन इसी नशे में ड्राइव करते उसने किसी औरत को कुचला था। शानी ने पूछा, फिर क्या बना उस औरत के मरने का? बनना क्या था जी, मालिकों के हाथ बड़े लंबे हैं, उल्टा लेने के देने पड़ गए। जिन लोगों ने जुलूस निकाला था उनमें से 4-5 को पुलिस पकड़ कर ले गई। बाद में उनके घर वाले चोरी चोरी आकर वड्डे मालिक के सामने हाथ जोड़ते रहे। हमीदा ने जरा तवक्कुफ किया और बोली, अब भी ये लोग गलती कर रहे हैं। जो कुछ होना था वो तो हो गया। अगर चुप रहेंगे तो वड्डे मालिक से कुछ रकम शकम मिल जाएगी। अगर शोर डालेंगे तो उल्टा मुश्किल में फंस जाएंगे। पुरानी तकलीफ भूल जाएगी, नई तकलीफें शुरू हो जाएंगी। तुम्हारा मतलब है कि वड्डा मालिक और उसका पुत्र जो चाहे करते रहे, कोई इनके खिलाफ आवाज ना निकाले? हमीदा बोली, वड्डा मालिक अकेला नहीं है, पुलिस का वड्डा थानेदार इसके साथ है और हजरत साहब इसके साथ हैं। वड्डे थानेदार की दुश्मनी तो शायद कोई मोल भी ले, मगर हजरत साहब की दुश्मनी कौन मोल ले सकता है?
हमीदा ने खौफजदा अंदाज में कानों को हाथ लगाए। मैंने उनको देखा है जिनसे हजरत साहब नाराज हो जाते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, किसी वैरी दुश्मन को ऐसी सजा ना मिले। हमीदा के चेहरे पर खौफ के तारीक साए थे। सजा से तुम्हारा क्या मतलब है? शानी ने पूछा। सजा तो सजा ही होती है जी, और सबको पता है हजरत साहब के पास जिन्नात और दूसरी हवाई चीजें हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा भी है। बाकी बातें तो छोड़ें जी, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने हजरत साहब के साथ बदतमीजी की थी, वो सारे अब भुगत रहे हैं। वो जो मोटी औरत जालां यहाँ हवेली में आई थी वो भी उन लोगों में शामिल थी। शायद आपने भी देखा, उसके सारे पिंडे पर साड़ निकल आया है, सारी की सारी सूज गई थी। रात दिन रोती कुरलाती और अपनी गलतियों की माफी मांगती थी। पता नहीं कि बची भी है कि नहीं। 10-15 दिन पहले मालकों ने उसे शहर भिजवा दिया था। शानी के लिए ये नई इतला थी कि जालां की तकलीफ बहुत बढ़ गई थी और अब वो शहर में है। अगर जालां की तकलीफ बढ़ गई थी तो फिर ये सोचा जा सकता था कि चौधरी बशीर भी बुरी हालत में होगा। वो तो जालां से पहले बीमार हुआ था। अब हमीदा बता रही थी कि कुछ और लोग भी इस तकलीफ का शिकार हुए हैं। इस बारे में शानी ने हमीदा से पूछा तो वो बोली, बड़े माली का एक भतीजा चौधरी बशीर लाहौर में रहता है, वहाँ उसका कपड़े का कारखाना है। उस पर कोई झगड़ा हुआ था। सुना है कि चौधरी बशीर ने हजरत साहब के गिरेबान पर हाथ डाल दिया था। चौधरी बशीर के बंदों ने हजरत साहब के मुरीदों को धक्के दिए थे। जिन जिन लोगों ने यह काम किया था वो सब के सब सजा भुगत रहे हैं। उनमें बड़े माली का भतीजा चौधरी बशीर भी है। सुना है कि उसकी हालत जालां से भी ज्यादा खराब है। शानी हैरानी के आलम में ये सब कुछ सुन रही थी। शायद हमीदा इस बारे में मजीद कुछ बताती मगर इसी असना में कुछ देहाती औरतें रोती पीटती अंदर आ गई। ये बदनसीब सफिया की रिश्तेदार थी। चौधरी ने उन पर एहसान करते हुए उन्हें मरने वाली का मुंह देखने की सहूलत फराहम कर दी थी। बहरहाल किसी मर्द को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। इन 20-25 औरतों के अंदर आती हवेली का मंजर मजीद सोगवार हो गया। इस रात आखिरी पैर 9 उम्र सफिया को खामोशी के साथ गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। फजा में सरासीम की खौफ नादीदा जबर की लहर थी। एक हंसती खिलखिलाती खुश रूह लड़की बनो मट्टी के नीचे जाकर सो गई थी। चौधरी का बस चलता तो शायद उसकी कब्र भी ना बनाते, उसके टुकड़े टुकड़े करके दरिया में बहा देते या कहीं जलाकर राख कर देते। 3-4 रोज तक सोगवारी की कैफियत मौजूद रही। नौकरानियों का आपस में हंसी मजाक मुनकते रहा। छोटा मालिक और उसकी रंग बिरंगी रकेल भी कहीं दिखाई नहीं दिए। हवेली के किसी नामालूम कमरे से रात के वक्त सफिया की माँ के रोने की बारीक आवाज आती। फिर बतदरीज सब कुछ बदल गया। सफिया और उसकी माँ वाले कमरे को धोकर अच्छी तरह साफ कर दिया गया। नई चादरें बिछाई गई, नए तकिए रखे गए। सफिया की जाती एशिया एक नीले बेज पोश पर ढेर कर दी गई। खुशबू वाला तेल, 2 कंघियां, कांच की चूड़ियां, किसी बेले ठेले से खरीदे जाने वाले रंगीन परांठे और सस्ते से झुमके, एक सुरमेदानी, एक बोसीदा सा बटुआ जिसमें चंद रुपए की रेजकारी थी। ये सब कुछ मेज पोश में लपेटकर उसकी माँ तक पहुंचा दिया गया था। एक कहानी खत्म हो गई थी। कोई नई कहानी शुरू करने के लिए वो नीम पुख्ता कमरा किसी नए मकीन का मुंतजिर था। लेकिन क्या कहानियां वाकई ऐसी खत्म हो जाती हैं? जुल्म वाकई इसी तरह छुप जाता है? सफिया मर जाती है लेकिन मारने वालों के हाथ पर उसका खून तो चमकता रहता है। यह खून दस्तानों के अंदर से भी अपनी झलक दिखलाता रहता है। और यह खून सिर्फ कातलों के हाथों पर ही नहीं जमता, पूरे माशरे के हाथों पर जमता है और ये अपनी जगह मौजूद रहता है, इंसाफ तलब करता है। आज चंद दिन बाद बतदरीज सब कुछ मामूल पर आ गया। रंगीले शहजादे की झलक फिर नजर आने लगी। जवान साल नौकरानियां जो दरअसल रखेले ही थी, अपने मुस्तकबिल को भूलकर फिर चहलें करने लगी। उनकी गुनाह आलू सरगोशियां फिर फजा में तैरने लगी। बीवी नुमा रखेल के कमरे में टीवी और VCR चलने लगा। इस 4 दीवारी में शानी की हैसियत एक कम तरीन मुलाजमा की थी। काली धोती और सफेद कमीज में वो रोजाना तकरीबन 16 घंटे काम करती थी। ढोर डंगर 4 अदद घोड़ों की सारी देखभाल शानी और हमीदा के सुपुर्द थी। इन्हें गोबर तक उठाना पड़ता था, फिर उन्हें थापना पड़ता था। बासी रोटी के टुकड़ों और छान बोरे वगैरह को रात ही में पानी में भगो दिया जाता। सुबह सवेरी उसमें खल, बनोला और भूसा वगैरह मिलाकर भैंसों के लिए गतावा तैयार किया जाता। इसी तरह घोड़ों के आगे चारा दाना डाला जाता। सर्दी में जानवरों को नहलाना, उनके छपरों के नीचे से सफाई करना दुश्वार तरीन काम था। गोबर संभालते अपने थापने के लिए दोपहर का वक्त मुकर्रर था। दोपहर के फौरन बाद एक बार फिर चारा बाहर से आ जाता था। लेकिन कभी कभी हमीदा और शानी को खुद भी दस्ती टोके पर चारा कतरना पड़ता। इन पुरमुशक्कत कामों के दौरान डशकरी छीदो इनके आसपास मौजूद रहती थी और सुस्ती की सूरत में बद लिहाज गंदी गालियां देने लगती थी। खास तौर से शानी के साथ उसका रवैया ज्यादा सख्त था। वो शानी को किसी वक्त तंदिया अंदाज में रजिया सुल्ताना कहकर भी पुकारती थी। इस किताब का ताल्लुक यकीनन इस मार कुटाई से था जो चंद दिन पहले शानी और हजरत साहब की बीबियों के दरमियान हुई थी। शानी के अंदाजे के मुताबिक इस सवेरी में चंद ही लोगों को मालूम था
कि शानी नारपुर की छोटी चौधरानी है। जिन लोगों को मालूम था उन्हें ताऊ शाम वगैरह ने गालबन जबान बंद रखने की हिदायत की हुई थी। शानी को डोले के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ था कि वो कहाँ है। एक दिन दूध वाले बर्तन राख से अच्छी तरह मांजने के बाद शानी और हमीदा जरा सस्ताने के लिए चारपाई पर बैठी हुई थी कि चीदों की सूरत नजर आ गई। वो दोनों फिर से उठ खड़ी हुई। आज उन्हें 3-4 घंटे हरा चारा भी कतरना था। पहले शानी मुट्ठे देती रही और हमीदा टोका चलाती रही। फिर टोका चलाने की बारी शानी की आ गई। ये बड़ा मुशक्कत वाला काम था। सर्दी के बावजूद थोड़ी देर में शानी और हमीदा पसीने से तर हो गई। इस वक्त शानी दस्ती टोके को घुमा रही थी जब अचानक इसकी निगाह सीढ़ियों की तरफ उठ गई। चौबारे को जाने वाली कच्ची सीढ़ियों के बालाई सिरे पर 15-16 साल छोटा मालिक खड़ा था। उसकी आंखें हस्बे मामूल सुर्ख थी, चेहरा खींचा हुआ और रुखसारों की हड्डियां नुमाया थी। उसने अपना अमूमी लिबास यानी चमकीला धोती कुर्ता पहन रखा था। पाँव में तले का खुस्सा, गले में सोने का लाकट, उसकी मसें भीग चुकी थी। ठोड़ी और कलों की नीची जानिब स्याही बायल बाल नजर आ रहे थे। शानी ने उसे ध्यान से देखा तो वो गड़बड़ा कर अंदर चला गया। मुशक्कत के सबब शानी की पतली कमीज भीग कर इसके जिस्म से चिपक गई थी। सर भी नंगा था। इसने बेसाख्ता दुपट्टा दुरुस्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दुपट्टा वहां कहाँ था। छोटे माले की इशरत कदे में नौकरानियों को जो यूनिफॉर्म दी जाती थी उसमें दुपट्टा नापेद था, यानी सिरे से वो लिबास ही खत्म कर दिया गया था जो रंगीले शहजादे और जवां साल लौंडियों के जिस्मों के दरमियान रुकावट बन सकता था। शानी ने अपनी भीगी हुई कमीज जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जुदा की और एक बार फिर टोके की दस्ती घुमाने में मसरूफ हो गई। ताम इसी दौरान में इस काम में पहले जैसा इनामाक नहीं था। दौरान मुशक्कत अपना डोलता हुआ जिस्म से बुरी तरह महसूस हो रहा था।